सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इग्निशन लैग के बारे में। तीन फेज़ होते हैं कंबशन के। पहला फेज़ होता है आपका इग्निशन लैग, दूसरा फेज़ होता है आपका फ्लेम प्रोपगेशन, तीसरा फेज़ होता है आफ्टर बर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके फर्स्ट फेज़ की बात करेंगे, इग्निशन लैग। इग्निशन लैग क्या था? आपके स्पार्क देने या इग्निशन इनिशिएट करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है फ्लेम को प्रोपोगेट करने में, उसको हम बोलते हैं इग्निशन लैग। राइट। तो हम देखते हैं कि वो जो आप स्पार्क दिए उसके बाद थोड़ी देर बाद क्यों फ्लेम प्रोपोगेट कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ें इस पे इफेक्ट डालती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन इग्निशन लैग। इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स ऑन इग्निशन लैग। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर इस पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इग्निशन लैग के बारे में और जान लेते हैं। तो द फर्स्ट फेज ऑफ कंबशन कॉल्ड इग्निशन लैग, पहले लिखते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, called ignition lag is not a period of inactivity. Is not a period of inactivity. Right. But is a chemical process. But is a chemical process. अब ऐसा नहीं है कि इग्निशन लैग के समय कुछ नहीं हो रहा है। ठीक, एक केमिकल प्रोसेस उस समय भी कैरी ऑन होती है। तो यही ये लाइन लिखी हुई है। The first phase of combustion called ignition lag is not a period of inactivity but is a chemical process. The ignition lag in terms of crank angle terms of crank angle is 10 to 20 डिग्री। मतलब इग्निशन लैग अगर हम क्रैंक एंगल के बारे में बात करें तो 10 डिग्री से 20 डिग्री वेरिएट करता है। और अगर हम सेकेंड्स के बारे में बात करें, एंड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स ये अराउंड आता है आपका 0.0015 सेकेंड। मतलब बहुत कम समय लगता है, लेकिन उतना टाइम लगता है स्पार्क के बाद फ्लेम को प्रोपगेट करने में। तो द ड्यूरेशन ऑफ इग्निशन लैग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये हम देखते हैं।
हाँ, तो इग्निशन लाइक इन टर्म्स ऑफ क्रैंक एंगल इज 0 टू सॉरी 10 डिग्री टू 20 डिग्री. And in terms of second, 0.015 seconds or so. The duration of ignition lag depends on the following factors. तो पहला फैक्टर जो होता है इसमें वो आता है आपका फ्यूल. तो इग्निशन लैग डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द फ्यूल. तो फ्यूल का जैसा केमिकल नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा. केमिकल नेचर से हम कहते हैं समझते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, द हायर द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर of the fuel, the longer the ignition lag. ठीक है, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर आपका होता है फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए जो टेम्परेचर हमको देना पड़ता है वो होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. मतलब कितने टेम्परेचर पे वो फ्यूल इग्नाइट कर जाएगा. ठीक है, तो अगर इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है अगर इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसको हमको थोड़ा हाई टेम्परेचर तक हमको इसको इग्नाइट करते रहना पड़ेगा. ठीक है, तब जा करके फ्लेम प्रोपोगेशन चालू होगा. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ही यही होता है कि कितना टेम्परेचर पे इग्नाइट करेगा. अगर बहुत ज़्यादा है, मान लो अगर किसी फ्यूल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी फ्यूल का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जिसका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी कि कम है, उसको स्पार्क देते ही वो बर्न होना चालू हो जाएगा. क्योंकि 40 डिग्री पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन वही 60 डिग्री पहुंचने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा. इसलिए इग्निशन लैग उस केस में बढ़ जाता है. ठीक है, तो यही है. पहले तो आपका फ्यूल पे डिपेंड करता है. सेकंड, मिक्सचर रेशियो. राइट, अब मिक्सचर रेशियो में भाई आपका फ्यूल एयर रेशियो की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो फ्यूल एयर रेशियो का जो देखा गया है वो है
The ignition lag is smallest for mixture ratio which gives maximum temperature. Which gives maximum temperature. This maximum ratio is somewhat. तो ये इग्निशन लैग सबसे कम तब होगा उस रेशियो पे होगा जो आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देता है, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रेशियो होगा, सपोज करो 10:1 का हम अगर एयर फ्यूल रेशियो ले लें तो 10:1 पे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपको रेस करके देता है। तो वही टेम्परेचर जहाँ पे भी आपका गेन हो जाएगा वहाँ पे आपको इग्निशन लैग कम से कम होगा। सीधी सी बात है, जिस रेशियो में आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिल रहा है वहीं इग्निशन लैग कम होगा। जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जिसका ज़्यादा है, मतलब जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो टाइम लगाता है इग्नाइट होने में, ठीक है। तो अगर हम ऐसा कोई आपको मिक्सचर का रेशियो मिल रहा है जो आपको नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दे रहा है, तो वो इग्निशन लैग कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इग्निशन जो ये मिक्सचर रेशियो है, दिस मिक्सचर रेशियो is somewhat richer than stoichiometric ratio. As shown, ठीक है। फिगर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपने समझ लिया कि मिक्सचर रेशियो पे कैसे डिपेंड करता है। जो मिक्सचर रेशियो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देगा उस मिक्सचर रेशियो पे इग्निशन लैग कम से कम होगा। मतलब स्पार्क करने और फ्लेम प्रोपोगेट होने के बीच का जो समय है वो बहुत कम होगा अगर हमने ऐसा मिक्सचर यूज़ किया जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ज़्यादा टेम्परेचर देता है, ठीक है। और वो मिक्सचर रेशियो क्या है, वो जो आपका केमिकली करेक्ट रेशियो होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो जिसको हम स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये फिगर है आपका, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं इसको। हाँ, तो इस फिगर में आप देखिए नीचे आपको मिक्सचर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अच्छा, इसमें एक और वर्ड था, द मिक्सचर रेशियो इज समवट रिचर देन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, एज शोन। तो रिचर का क्या मतलब होता है कि फ्यूल की मात्रा हमने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया है। फ्यूल एयर रेशियो होता है, उसमें हमने फ्यूल थोड़ा सा और बढ़ा दिया, स्टोइचियोमेट्रिक से थोड़ा सा ज़्यादा किया अगर फ्यूल को, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। आप इस ग्राफ में देखिए, आपको एक्स एक्सिस पे दिख रहा है मिक्सचर स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब ये आपको रेशियो की बात कर रहे हो, एयर फ्यूल रेशियो की। इसमें हमने 100% जो लिया है वो लिया है स्टोइचियोमेट्रिक या केमिकली करेक्ट रेशियो को। मतलब 100 आप उसको मान लो कि जो आपका एकदम एग्जैक्ट रेशियो होना चाहिए, जो केमिकली करेक्ट रेशियो हम जिसको मानते हैं, उससे थोड़ा सा रिच, यानी अराउंड 120 पे देखो आपको इग्निशन लैग कम से कम मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है अराउंड, ठीक है। तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा पे आपको इग्निशन लैग सबसे कम मिल रहा है, ठीक। और सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है अराउंड ये इस पॉइंट पे, यानी कि इस अराउंड 70%। 70% ऑफ केमिकली करेक्ट रेशियो को अगर आप देखें तो आपको सबसे कम मिल रहा है, ठीक। और सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है 120% जो हम केमिकली करेक्ट रेशियो का लेते हैं उस पॉइंट पे। तो यही ये फिगर शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे आपका इग्निशन लैग
मिली सेकेंड्स में, यहाँ पे दिख नहीं रहा ठीक से, मिली सेकेंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इग्निशन लैग आपको मिली सेकेंड्स में बता रहा है। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि मिक्सचर स्ट्रेंथ अगर स्टेशियोमेट्रिक है, यानी ये पॉइंट, उससे आप थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो आपको इग्निशन लैग कम से कम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर रेशियो। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है आपका इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब जो इनिशियल मतलब शुरुआती टेम्परेचर है, या पॉइंट वन पे जो हम ग्राफ में डिस्कस करते हैं, पॉइंट वन, ठीक है। जनरली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहता है। तो इस पे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा आपके इग्निशन लैग का, ये देखते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन depends to a great extent on temperature. The rate being very small at low temperatures but increases rapidly with increase in temperature. But increases rapidly with increase in temperature. With increase in temperature. तो ये क्वाइट नेचुरल है। अगर बहुत लो टेम्परेचर है आपका इनिशियल टेम्परेचर, तो इग्निशन लैग ज़्यादा होगा, ठीक है। या केमिकल रिएक्शन बहुत धीरे होगा, तो इग्निशन लैग आपका ज़्यादा आएगा, ठीक। अगर आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो आपका केमिकल प्रोसेस तेज़ हो जाएगा और इग्निशन लैग कम से कम आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर पे ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो इग्निशन लैग कम हो जाएगा। इग्निशन लैग कम होने का मतलब है स्पार्क से फ्लेम प्रोपोगेशन का जो बीच का समय है वो कम हो जाएगा। और वहीं अगर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर बहुत कम है, आप किसी ठंडी जगह पे गए हो, तो ठंडी जगह पे क्वाइट नेचुरली, क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो स्पार्क को आगे और बर्न करने में थोड़ा और ज़्यादा हीट लगेगा, यानी थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इग्निशन लैग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ ही कह रहा है। The rate of chemical reaction also depends on pressure. Also depends on pressure. But to smaller extent. मतलब प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, बट उतना ज़्यादा नहीं करता, ठीक है, टू स्मॉलर एक्सटेंट। The ignition lag therefore decreases with an increase in temperature.
and pressure of the gas at the time of spark. एक लाइन और लिख लो इसमें, 10 increasing the intake temperature, thus increasing the intake temperature. अगर आपने इंटेक टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया एंड प्रेशर अगर इनटेक टेम्परेचर और प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ तो कंप्रेशन रेशियो बढ़ जाएगा, जो कि स्पार्क को रिटार्ड करेगा। ऑल रिड्यूसिंग इग्निशन लैग। तो आप टेम्परेचर बढ़ा करके इस तरह से इग्निशन लैग घटा सकते हैं। रिटार्डिंग स्पार्क का मतलब हुआ कि स्पार्क को बहुत जल्दी आपको स्पार्क प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा देर से भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ है और तुरंत फ्लेम प्रोपगेट कर सकता है। तो आप थोड़ा सा स्पार्क की टाइमिंग आप डिले कर सकते हो, थोड़ा देर से भी करोगे तो भी इंजन आपका प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगा, इंजन आपका प्रॉपरली रन करेगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। Initial temperature and pressure. The rate of chemical reaction depends to a great extent on temperature, the rate being very small at low temperatures but increases rapidly with increase in temperature. The rate of chemical reaction also depends on pressure but to a smaller extent. The ignition lag therefore decreases with an increase in temperature and pressure of the gas at the time of spark. The time of spark. Thus increasing the intake temperature and pressure increases the compression ratio. आप अगर intake temperature और pressure बढ़ाओगे तो आपका compression ratio बढ़ जाएगा, स्पार्क रिटार्ड होगा, जो हमने कहा कि थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं स्पार्क देने में, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपका इग्निशन चालू हो जाएगा और फ्लेम प्रोपगेट करना चालू हो जाएगा, ठीक। तो जो टोटल जो ये सारी चीज़ें आपका इग्निशन लैग रिड्यूस कर देंगी, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है आपका टर्बुलेंस। फ्यूल में जो टर्बुलेंस होता है स्पीड की वजह से, इंजन की स्पीड की वजह से कोई भी चीज़ जब तेज़ी से चलती है तो एक टर्बुलेंस आता है। अगर आपका पानी स्थिर रखा हुआ है, सपोज करो एक ग्लास में पानी है, वो स्थिर रखा हुआ है तो एकदम स्थिर रहता है, लेकिन आप उसको लेकर के अगर चल रहे हो या दौड़ रहे हो तो उसमें एक टर्बुलेंस आता है, एक हलचल होती है, ठीक है। उसी को हम टर्बुलेंस बोलते हैं, उस हलचल को हम टर्बुलेंस बोलते हैं। और उस हलचल की वजह से आपका इग्निशन लैग पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं। तो देखिए, इग्निशन लैग इज नॉट मच अफेक्टेड बाय टर्बुलेंस। तो उस टर्बुलेंस की वजह से इग्निशन लैग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? देखो, टर्बुलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इंजन स्पीड, ठीक है, इंजन जितना तेज होगा उतना तेजी से टर्बुलेंस होगा, ठीक है। Therefore, increase in engine speed does not affect speed does not affect ignition lag measured in milliseconds. ये क्यों होगा, ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो टर्बुलेंस की वजह से इग्निशन लैग इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय टर्बुलेंस। टर्बुलेंस की वजह से आपका इग्निशन लैग ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। टर्बुलेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजन स्पीड, इंजन स्पीड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा मैंने बताया कि आप जितनी तेज़ी से चलोगे उतना ज़्यादा हलचल होगा, ठीक है। पानी में, पानी के ग्लास का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेम इंजन के साथ है, जितना तेज़ी से चलेगा उतना हलचल होगा। और इसलिए इंजन स्पीड भी, जैसे हम टर्बुलेंस की बात कर रहे हैं, टर्बुलेंस और इंजन स्पीड सेम चीज़ हो गई यहाँ पे, तो इंजन स्पीड भी ज़्यादा इग्निशन लैग में डिफरेंस नहीं डालेगा अगर हम मिली सेकेंड्स में मेज़र करते हैं तो, मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है देखते हैं। सपोज करो ये आपका पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है। ये आपके एक क्रैंक से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये आपका क्रैंक रोटेट करके पिस्टन को अप डाउन मूवमेंट देता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका फ्यूल है, तो अगर इसमें टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, सपोज करो इसमें हलचल ज़्यादा है, तो आपका फ्लेम तो तेज़ी से प्रोपगेट करेगा, ठीक है। मतलब ये अगर यहाँ पे बर्न हो रहा है, अगर आप सपोज करो कि कुछ पत्तों का ढेर रखा हुआ, उसको जला रहे हो, आपने उसमें फायर लगाया, ठीक, वो स्थिर है, अगर स्थिर रखा हुआ है यानी स्टैटिक पोजीशन पे है, तो वो धीरे धीरे बर्न होता है। वहीं आप कोई लकड़ी लेकर के उस पर हिलाना चालू करो या उसमें हलचल पैदा करो तो बहुत तेज़ी से बर्न होने लगता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ होगा, अगर ये स्टिल है, अगर ये स्टिल है तो बहुत धीरे धीरे बर्न होगा, यानी इग्निशन लैग बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने टर्बुलेंस बढ़ाया तो ये उतनी तेज़ी से प्रोपगेट होगा या इग्निशन लैग कम होगा, ठीक। बट आप यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम टर्बुलेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंजन की स्पीड ही बढ़ेगी, यानी क्रैंक के रोटेट होने की स्पीड ही बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे समझिए, ये आपका मान लो यहाँ पे टर्बुलेंस पैदा हुआ है, और ये एक आप स्टैटिक पोजीशन को इमेजिन करो, यहाँ पे ये स्टैटिक, ठीक है, लाइक दिस। ये क्रैंक रोटेट हो रहा है और ये आपका स्टैटिक है और यहाँ पे टर्बुलेंस हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज करो क्रैंक को 1 डिग्री आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉरी स्पीड ज़्यादा है इसकी, यहाँ पे टर्बुलेंस हो रहा है, यहाँ पे स्पीड इज़ मोर, इंजन की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है।
ये स्टैटिक है, ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है, मतलब स्पीड इज लेस। तो फ्लेम यहाँ पे तो नेचुरली तेजी से प्रोपगेट करेगा। फ्लेम प्रोपगेट्स फास्टली, ठीक है, तेजी से प्रोपगेट करेगा, लेकिन उसी स्पीड से ही आपका क्रैंक भी घूम रहा है, राइट। ये तेजी से प्रोपगेट कर रहा है फास्ट, बट क्रैंक मूवमेंट इज ऑल्सो फास्ट। ठीक है, तो फ्लेम जो प्रोपगेट कर रहा है, अगर आप डिग्री के उसमें कंपैरिजन में कंपेयर करो, तो ये भी तो बहुत तेज़ी से आगे हो गया। तो आप पिस्टन के मूवमेंट से अगर कंपेयर करोगे, ठीक है, या क्रैंक के मूवमेंट से आप कंपेयर करोगे, ये वाला मूवमेंट जो 1 डिग्री आया है, तो स्पीड वही का वही रह गई ना। तेज़ी से फ्लेम प्रोपगेट कर रहा है, लेकिन उतनी तेज़ी से आपका क्रैंक भी मूव कर रहा है। तो ये बैलेंस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ये माना कि ये बहुत तेज़ी से फास्टली ये प्रोपगेट करेगा, यहाँ पे आपका बहुत फास्टली प्रोपगेट करेगा आपका, बट उसी फास्टली ये आपका क्रैंक भी मूव करेगा। तो आप ये पिस्टन के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में देखो, फ्लेम तो उसी स्पीड में प्रोपगेट कर रहा है। यहाँ पे हम स्टैटिक पोजीशन में हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे फ्लेम आपका धीरे धीरे प्रोपगेट करेगा इस पोजीशन में, ठीक है, फ्लेम प्रोपगेट स्लोली। फ्लेम भले ही स्लोली प्रोपगेट कर रहा है, लेकिन ये आपका 1 डिग्री एंगल बनाने में या क्रैंक मूव करने में ये भी स्लो है, ठीक है। तो ये भी धीरे धीरे मूव कर रहा है, यानी आपका पिस्टन भी धीरे धीरे मूव करेगा नीचे ऊपर, ठीक, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। तो इसके रेस्पेक्ट में, मतलब जैसे जैसे इंजन चल रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो फ्लेम उसी स्पीड पे आ गया ना, क्योंकि यहाँ तेज़ी से प्रोपगेट कर रहा है तो पिस्टन भी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है, राइट। यहाँ धीरे प्रोपगेट कर रहा है तो पिस्टन भी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सो मोर और लेस स्पीड आपका, सॉरी, फ्लेम के प्रोपगेशन का स्पीड आपका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसी स्पीड से जा रहा है। अगर आप पिस्टन के मूवमेंट के रेस्पेक्ट में देखो तो उसी के रेस्पेक्ट में देखोगे, आपका इंजन किस तरह से मूव कर रहा है उस रेस्पेक्ट में देखोगे कि फ्लेम कितना प्रोपगेट कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ ऊपर आपको समझाया कि टर्बुलेंस से ज़्यादा इफेक्ट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय टर्बुलेंस, राइट। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इंजन वेरिएबल्स फ्लेम प्रोपगेशन में, अभी हम देख रहे थे इग्निशन लैग में कैसे इफेक्ट डालता है। अगला हम देखेंगे कि यही सारे वेरिएबल्स आपके फ्लेम प्रोपगेशन में कैसे इफेक्ट डालेंगे। मोर और लेस सिमिलर ही होगा इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि फ्लेम प्रोपगेशन और इग्निशन लैग सेम ही चीज़ है लगभग लगभग, मतलब इग्नाइट करने के बाद फ्लेम प्रोपगेट होना चालू होने में जो आपको टाइम लगता है, या फ्लेम कितना तेज़ी से प्रोपगेट हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही चीज़ है, समझो, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं हल्का फुल्का डिफरेंस होगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप ये समझ गए होगे आप। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट समझ गए होगे। कुछ डाउट आता है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। और दूसरा, आपको सारी चीज़ें, सारे वीडियोस और जो भी मटेरियल्स वगैरह हैं, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। मैं आपको कहूँगा कि आप बुक से पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। ये मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ चीज़ें, बस आपको समझाने के लिए। तो आप बुक से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से समझिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको कोड बकेट्स जो है आपका dststudent.codebuckets.in में, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको अगर एक ही जगह चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ, वहाँ पे आप। और टेस्ट भी मैंने वहाँ भी अपलोड कर दिया है, तो वो ऑफिशियल है टेस्ट का। यहाँ तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ गूगल फॉर्म्स में, तो वो ऑफिशियल है। वहाँ पे आप जा कर के टेस्ट दीजिए, आपको आंसर्स तो सॉल्यूशन वगैरह पता ही होंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वहाँ पे टेस्ट दो और इजी होगा एंड में मुझे दिखाने के लिए, इंटरनल मार्क्स के लिए। तो वहाँ पे भी आप लोग टेस्ट दीजिए कोड बकेट्स में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए एंड करते हैं। कमेंट्स में अपने अटेंडेंस डाल दीजिएगा। थैंक यू।